नमस्कार, ऑनविल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे देश भर में 22 सितंबर से जीएसटी की संशोधित दरें लागू हो रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई दरों से समाज के मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। इस बार दीपावली भी और भी ज्यादा खास होगी क्योंकि व्यापारी से लेकर उपभोक्ता तक हर एक व्यक्ति इस पहल से लाभान्वित होंगे। साथ ही सीएम ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का दो स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। निश्चित रूप से इसके लागू होने के बाद हर क्षेत्र में चाहे जीडीपी बढ़ने की भी संभावना है, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएसडीपी में भी वृद्धि होगी। हर क्षेत्र के लोगों को और विशेषकर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और लंबे समय से चाहे व्यापारी वर्ग हो, आम जनता के लोग हो, इसकी मांग करते रहे हैं और उनकी मांग के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि जल्दी ही वो जीएसटी में बड़ा कदम उठाएंगे। जीएसटी का लाभ देशवासियों को मिलेगा, सामान्य वर्गों को मिलेगा, आम आदमी को मिलेगा। वो लाभ कल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने दीपावली कहा था, लेकिन दशहरे से भी पहले नवरात्र में ही इसका लाभ देश की जनता को मिलने जा रहा है। मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पितृ अमावस्या के पर्व पर नारायणी शिला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। दरअसल सीएम बिस्वा शर्मा हर साल अमावस्या के दिन हरिद्वार आकर भगवान नारायण की पूजा करते हैं। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी ने पूजा कराई। पक्ष का अमावस्या में मंदिर में आता हूँ, इस बार भी आया। पितृपक्ष का जो पूजा होता है, मैं नारायण शिला मंदिर में हमेशा करने का कोशिश करता हूँ। आज आने का सौभाग्य मिला। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। खबर देहरादून से है, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के गढ़ी कैंट में नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने शहीद के परिजनों का ढाढ़स बताया और राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि नायक सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान इन दिनों सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में तैनात थे और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेवा पखवाड़े के तहत काशीपुर नगर निगम सागवार में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और शहर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं और देश की प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही सेवा पखवाड़े को सफल बनाने और समाज सेवा के कार्यों को और आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया।
लगातार कोशिश करी है किसानों के हित के फैसले लिए जा सकें, चीनी मिलों को मॉडर्नाइज किया जा सके। मुझे बताते हुए खुशी है कि हम 3 महीने की पढ़ाई सत्र के अंदर अंदर सारा पैसा आज किसानों का क्लियर हो जाता है और पिछले 3 साल से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है। पहले किसानों को पिछली सरकारों में 2-2, 1.5 साल तक पैसा नहीं आता था पढ़ाई सत्र का। उसी के साथ साथ हमने पहली बार उत्तराखंड में मॉडर्नाइजेशन का एक फंड खुलवाया है, अलग से हेड खुलवाया है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जो कि आज तक उत्तराखंड में नहीं था। हमने 60 से 65 करोड़ रुपए चीनी मिलों की मॉडर्नाइजेशन के लिए दिए हैं, चाहे वो नादेही हो, हमारी बाजपुर शुगर मिल हो, किच्चा शुगर मिल हो, डोईवाला शुगर मिल हो। और उसी के साथ साथ जो हमारे मृतक आश्रित लोग थे, जो 14-15 साल से परेशान थे, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, हमने इस सरकार में उनको भी नौकरी देने का काम। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और विधायकों के बीच संवादहीनता की स्थिति बन रही है। कई बार तो मंत्री और डीएम तक आपस में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। करण माहरा ने आरोप लगाया है कि सरकार लाल फीताशाही के बोझ तले दब चुकी है, जबकि जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारियों को राहत कार्यों के लिए पर्याप्त धन और सामग्री तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। उन्होंने देहरादून और चमोली के जिलाधिकारियों की मेहनत की तारीफ की, लेकिन कहा कि कांग्रेस शासन में आपदा के समय डीएम को विवेकाधीन फंड दिया जाता था ताकि वो तत्काल राहत पहुंचा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनता के चुने हुए विधायक आपदा में किसी अधिकारी को फोन करें तो उसे जरूर उठाना चाहिए, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि सरकार अपने हित साधने के लिए अधिकारियों को अपने साथ मिला चुकी है, जिससे जनता के निर्वाचन प्रतिनिधियों की अनदेखी हो रही है। देखिए, ये सभी विधायकों के साथ ये परेशानी हो रही है और आपने अभी हाल में एक प्रकरण देख लिया आपदा में कि मंत्री और डीएम के बीच में जो बातचीत हुई। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं? क्यों अधिकारी नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे या बातचीत नहीं कर रहे? इसको समझा जा सकता है। मैं 3 साल से लगातार आप लोगों के बीच में एक बात कहते रहा हूँ, लाल फीताशाही हावी हो रही है और इसमें गेहूं के संग घुन भी पिस रहा है। कई अच्छे अधिकारी हैं, मैं डीएम देहरादून की इस बात पर तारीफ़ करता हूं और चमोली की कि दोनों जिला अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, रात रात जाग कर लोगों के बीच में जाके सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस की सरकार में जब आपदा आती थी तो वहाँ के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों को एक अतिरिक्त फंड दिया जाता था जो उनके विवेक पे खर्च किया जा सकता था और उससे लोगों को राहत मिलती थी। आप जिलाधिकारी से अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो राहत पहुँचाएँ, लेकिन उनको राहत पहुँचाने के लिए जो धन की आवश्यकता है, जो सामग्री की आवश्यकता है, वो आप क्यों सरकार उसको मुहैया नहीं करा रही? पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सीबीआई की ओर से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा जो भी नेता प्रभावशाली है या जनता के बीच मजबूत छवि रखते हैं उनके खिलाफ इन एजेंसियों को सक्रिय कर दिया जाता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि ये लगातार मैं ही नहीं पूरे देश के विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को एक टूल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। जो भी नेता ताकतवर हैं या प्रभावशाली हैं उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। खासकर आपने एक प्रश्न पूछा रावत जी को लेकर, तो मैं यही कहूँगा कि सीबीआई ने जो नोटिस दिया है उसका जल्दी से जल्दी जवाब देके इसकी तीसरी करें, ख़त्म करें मामले को। और मेरे को लगता है क्योंकि वो निरपराध हैं और उनको अपनी बात को सीबीआई के सामने जाके जल्दी से जल्दी अपनी बात रखनी चाहिए ताकि इस पूरे घटनाक्रम का पटापेक्ष हो सके और जो केंद्र सरकार की बदनीयत है वो खुलकर सामने लोगों के आ सके। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं तो कभी लोकतंत्र बचाने का दावा करते हैं, जबकि असल में विपक्ष का काम सिर्फ
दबाव बनाना होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस खुद 70 साल तक सत्ता का दुरुपयोग करती रही और कांग्रेस को वोट चोरी की बात करने से पहले अपने अतीत को देखना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी जब कल प्रेस कर रहे थे, हाइड्रोजन बम को वो फोड़ने की बात कर रहे थे, तो वो तो पूरे देश ने देखा क्या उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र बचाने के लिए थोड़ा ही हूं, मैं लोकतंत्र थोड़ा ही बचाऊंगा, मैं विपक्ष हूं, मैं अपोजिशन में हूं, मेरा काम दबाव बनाना है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का किस तरीके से मजाक पूरे देश के अंदर उड़ रहा होगा। रही बात वोट चोरी की, तो मुझे एक बात बताइए, वोट चोरी तो तब हुए थे जब इंदिरा गांधी जी गलत तरीके से जीत हासिल करी थी और इमरजेंसी लगा दी थी, जब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस करने का काम किया था कि आप गलत तरीके से जीती हैं। वोट चोरी तो तब हुई थी जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने 14,000 वोटों से गलत तरीके से हरवा दिया था, 74,000 वोटों को अवैध घोषित करके। वोट चोरी तो तब हुई थी जब सरदार भाई पटेल जी को 14 वोट मिले प्रधानमंत्री बनने के लिए और जवाहरलाल नेहरू जी को सिर्फ 1 वोट मिला, और उस एक वोट के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये वोट चोरी नहीं थी। 70 साल गलत तरीके से सत्ता भोगने का सुख जो कांग्रेस ने लिया है, मुझे लगता है कि हमेशा वोट चोरी कर रही होगी। कांग्रेस उस समय याद क्यों नहीं करती जब वो कहीं किसी राज्य में सरकार बनाती है? कांग्रेस वहां पर क्यों नहीं जाती जहां उनके विधायक जीत करके आते हैं? वहां से नहीं बोलेगी जहां उनके सांसद जीत के आते हैं। स्वयं राहुल गांधी जी जीतते हैं वहां पर नहीं बोलेंगे, जहां से प्रियंका गांधी जीती है वहां से नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वोट चोरी हो रही है। पर वोट चोरी का जो ढोल ये पीट रहे थे, मुझे लगता है कि वो पूरे देश की जनता देख रही है कि कितना झूठ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने नकल विरोधी कानून के तहत एक बड़े घोटाले का भंडाफोड़ करते हुए हाकम सिंह और उसके साथी पंकज गौड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों पर अभ्यर्थियों को धोखा देकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का वादा कर रकम वसूलने का आरोप लगा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में पास करवा देने के बहाने अभ्यर्थियों से 12 से 15 लाख रुपए तक की रकम मांगी थी। वहीं पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है कि पूरे प्रकरण में परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता भंग होने का कोई संशय नहीं है। लोहाघाट के नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों, बैंकों के अधिकारियों के अलावा नगर के रेहड़ी पटरी व्यापारी और छोटे व्यापारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सिटी मैनेजर महेश चौहान ने छोटे व्यापारियों को सरकार के छोटे व्यापारियों के हितों में चलाई गई पीएम किसान सुनिधि योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम सुनिधि योजना से छोटे व्यापारियों को 15 से 50 हजार रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाएं। निर्देश है कि लोक कल्याण मेले का आयोजन किया जाए। इस लोक कल्याण मेले का बेसिक उद्देश्य ये है कि लोगों को सरकार द्वारा जो जनहित में योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे वो बैंक की योजनाएं हो, बीमा संबंधी योजना, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना हो, चाहे फिर वो खाद्य विभाग की वन नेशन वन राशन कार्ड हो, इनसे संबंधित सारी योजनाओं का लाभ देना, केवल आयोजित करके उनको सूचना न देते हुए इन योजनाओं को सेचुरेट करना उन लोगों में, ये इस लोक कल्याण मेले का उद्देश्य है। डिफरेंट विभाग की हैं। वैसे स्वनिधि से समृद्धि, जो अभी स्वनिधि 2.0 भी चलाई जा रही है, सरकार द्वारा भी घोषित हुई है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग क्षेत्र में बिल्डरों की ओर से राजस्व की जमीन में रास्ता बनाकर बिल्डरों की ओर से सरकारी जमीन पर निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में ज्येष्ठ प्रमुख गीता तिवारी और पूर्व प्रधान उमेश तिवारी ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हो रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ग्राम सेल्सिया में बिल्डरों की ओर से कुछ सरकारी, कुछ बेनाप भूमि में कब्जा कर बिना स्वीकृत नक्शे के बहुमंजिला इमारत बनाई जा रही है। वहीं बिल्डर की ओर से निर्माण कार्य पर जाने के लिए नाले की भूमि में अवैध रूप से रास्ता भी बना लिया गया है। इसके अलावा बिल्डिंग में बिना परमिशन के एक बोरिंग भी की जा रही है, जिससे ग्राम वासियों में काफी ज्यादा आक्रोश है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम से मांग करते हुए कहा है कि भूमि की प्रपत्रों की जांच करवाने और नाले में अतिक्रमण पर अवैध रूप से बनाए गए रास्ते को बंद कराए जाने की मांग की जाए।
कहना चाहता हूँ, मैं समाज सेवक के रूप में इस कोटावा क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। मैंने एक एसडीएम साहब को जीएसटी प्रमुख के माध्यम से पूर्व प्रधान होने के नाते मैंने एक ज्ञापन दिया हुआ है। उसमें मैंने उनको इसकी जानकारी दे दी है। बाकी शासन प्रशासन से मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इतना कहता हूँ, जो सेल्चा में जो हमारी भू माफिया लोग आए, ये जो अवैध गुरुनी नाले पर सड़क बना रहे हैं और फॉरेस्ट की ज़मीन पर जो अपनी गाड़ियों को ले जा रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, और नदी के नाले के किनारे के होने के नाते वहाँ पर बहुमंजिला जो इमारत बना रहे हैं, ये बड़ी सोचनीय विषय है। देखिए, ग्राम सेल्सिया में एक निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें अवैध निर्माण के साथ साथ सरकारी भूमि पे कब्जा और साथ में कुछ रास्ते इत्यादि हैं, उसका दुरुपयोग को लेके और अवैध बोरिंग के संबंध में ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है और शिकायत भी दी गई है। इस शिकायत पे एक कमेटी बना करके इसमें जांच कराई जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में पितृपक्ष के अंतिम दिन और अमावस्या पर हर की पैड़ी पर लोगों का जनसैलाब उमड़ा रहा, जहां श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर नारायण शिला मंदिर और कुशाव्रत घाट पर पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हैं। पंडितों के अनुसार जिन परिवारों को पितरों की तिथि ज्ञात नहीं थी, वो आज अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार के घाटों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अमावस्या का महत्व विशेष है। पितृपक्ष की अमावस्या का दिन पितरों के वापस जाने का भी समय होता है। इस दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और परिवार को आरोग्य, धन और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपने पितरों के श्राद्ध का दिन नहीं पता, वो लोग पितृपक्ष की अमावस्या के दिन क्षमा याचना करते हुए 16 तरह के मिष्ठान और भोजन प्रसाद को 16 जगह निकाल कर क्षमा याचना करते हुए अगर प्रार्थना करें तो निसंदेह उनके पितरों का आशीर्वाद उन पर जरूर होगा और इसका उत्तम फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि श्राद्ध कर्म में तिल, जल, पिंडदान और भोजन दान का विशेष महत्व बताया गया है। पितृ विसर्जनीय अमावस्या होना और उसमें सूर्य ग्रहण होना अपने आप में एक अद्भुत घटना है, पर यह भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा है कि ये अदृश्य भारत में है, तो इसका दुष्प्रभाव अलग अलग राशियों पे, राज पक्ष पे किसी प्रकार का नहीं पड़ेगा। परंतु विदेश में जहाँ ये है, उन लोगों के यहाँ राजभंग होना और अस्थिरता, अराजकता राज्यों में फैलना एक बड़ा सामान्य लक्षण आप पाएंगे। हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर श्राद्ध कर्म के लिए सबसे पावन स्थलों में गिना जाता है। पितृपक्ष की अमावस्या पर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं। इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन परिवारों में श्राद्ध नहीं किया जाता, वहां सुख, शांति और उन्नति में बाधा आती है। परंतु भारत में अपने पितरों को आनंद पूर्वक पितृ विसर्जनीय अमावस्या के दिन उनका मुंह मीठा कराकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर 16 प्रकार की अलग अलग पत्ते, खीर, पूड़ी निकालकर या 16 मिठाई, 16 दीपक, 16 सिक्के रखकर या तो जल वाली जगह के नजदीक रखें, जल में विसर्जन करें, अन्यथा किसी पीपल वृक्ष के नीचे आदि रखकर अपने पितरों से कामना करें कि हे पितरों, इन 16 दिनों में हमसे अगर कोई गलती हुई हो उसको क्षमा करके हमारे पर कृपा करें। उनके आशीर्वाद से आपके परिवार में आनंद बढ़ेगा। ब्राह्मणों का कहना है कि अमावस्या पर किए गए श्राद्ध से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और पितरों के आशीर्वाद से परिवार की हर बाधा दूर होती है। यही कारण है कि आज के दिन नारायणी शिला मंदिर में आस्था और श्रद्धा का विशेष माहौल देखने को मिल रहा है। पितृपक्ष की अमावस्या पितरों की तृप्ति और परिवार की समृद्धि का संदेश देती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय से जुड़े कैंपस और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बज चुका है। 27 सितंबर को होने वाले इन चुनावों को लेकर कॉलेजों में हलचल तेज हो गई है। 2 साल के अंतराल के बाद हो रहे इन छात्र संघ चुनावों को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं छात्र नेता भी अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं।
कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल कैंपस में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर है। छात्र संगठनों से जुड़े छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए बड़ी रैली निकाली। छात्र नेताओं ने छात्रों से अपने पक्ष में मतदान करने की भावुक अपील की और ये दावा किया कि चुनाव जीतने के बाद वे छात्रों की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से सुनेंगे और उनका समाधान सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि मैं छात्र हित में काम करना चाहता हूँ। देखिए, जब इलेक्शन नहीं होते तो यहाँ छात्रों की आवाज़ को दबाया जाता है, ना यहाँ आईडी कार्ड टाइम से बनते हैं, ना यहाँ मतलब बच्चों की आवाज़ों को बहुत दबाया जाता है। आप यहाँ की वॉशरूम की हालत देखेंगे, बहुत गंदी है। और मैं चाहता हूँ आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो यहाँ इस कैंपस के लिए कुछ बदलाव लाऊं। गुरुजी, मेन चीज़ यहाँ बच्चे आते हैं बहुत दूर दूर से, गाँव वगैरह से आता है बच्चा आता है यहाँ करियर बनाने के लिए, पर लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बुक्स ही नहीं है सफिशिएंट तौर से। तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक काउंसलिंग सेल हो, बच्चों को एक डायरेक्शन मिले अपने फ्यूचर के लिए, और ये जो बुक्स है, बुक्स का इशू ये सबसे सफिशिएंट मात्रा में रहे बच्चों। केवल कैंपस अध्यक्ष पद ही नहीं बल्कि महासंघ अध्यक्ष पद के लिए भी दावेदारों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। छात्रों से सीधा संवाद कर उन्हें लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। महासंघ अध्यक्ष पद के दावेदार आशीष कबड़वाल ने भी अपनी जीत का भरोसा जताया और छात्रों के हित में काम करने वालों का संकल्प दोहराया। वैसे तो मैं आपको बताऊं, बड़ी संघर्ष से हमारा ये जो शासन चुनाव पहले यहाँ पे हुए हैं, पहले सबको बधाई देना चाहता हूँ सभी कैंडिडेटों को। जो हमने बहुत सारे मुद्दे हमने यहाँ पे देखे हैं, जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं 6 साल से यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारी वॉशरूम की हो गई, साफ सफाई की हो गई, खेल कूद की हो गई, स्मार्ट बोर्ड की हो गई, वाईफाई की, बहुत सारी परेशानी मैंने यहाँ पे देखी है। पर हमने पूरा वादा कर रखा है, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सारे मुद्दों पर बात करेंगे। छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसी भी बाहरी अराजक तत्व को कॉलेज में प्रवेश करने से रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कैंपस और महाविद्यालय में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया गया है। साथ ही छात्रों और प्रत्याशियों को लिंग 2 समिति की सिफारिशों पर सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और अनुशासित रहे। कुमाऊं विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध महाविद्यालयों में भी 27 को चुनाव होना है, तो उनको भी हमने सब ये पूरा शेड्यूल भेज दिया है। प्रेस मीडिया को भी हमने अवगत करा दिया है कि क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। 22 तारीख की सुबह 10 बजे इसकी अधिसूचना जारी होनी है, वो हमारे द्वारा जारी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही अभी हमने ये भी निर्णय लिया है कि इस छात्र संघ चुनाव के 27 को संपन्न होने के तुरंत पश्चात 28 को संडे है, तो 29 को हम छात्र महासंघ का भी चुनाव संपन्न करा देंगे। बिल्कुल है, अभी तक जो सीसीटीवी हमारे कैंपस के अंदर लगे हुए हैं उनको चेक कराया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे फंक्शनल हों। उनके डेटा की फुटेज भी ली जा रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे संवेदनशील एरिया जहाँ जहाँ पर हमें लगता है कि किसी इस तरह की अवांछित गतिविधियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर अतिरिक्त हम कैमरे लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरी फुटेज रखी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की अधिसूचना के पश्चात, जिस दिन से अधिसूचना जारी होती है यानी 22 से, उसके बाद से इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। 27 सितंबर को छात्र संघ चुनाव घोषित हैं। जाहिर है चुनाव प्रचार के लिए वक्त कम है। यही वजह है कि प्रत्याशी कभी रैली तो कभी बैठक कर वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।